हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 2 टैगोर की कलम से। लेखक का परिचय। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, जिसे हम कोलकाता कहते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने जीवन में इन्होंने 1000 से भी अधिक कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी भी थे और अपने जीवन में इन्होंने 2000 से भी अधिक गीत लिखे। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई थी। ये जो पाठ है ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर है, जिनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, चित्रकार थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, कहानी संग्रह, ऐसे हिंदी साहित्य पे बहुत काम किया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए ये सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियां सुनाते थे। ये जो पाठ है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि जब वह बहुत छोटे थे, अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वह बहुत छोटे थे तो वह नौकरों के पास रहते थे नर्सरी में, क्योंकि उनका परिवार अमीर था। तो अमीर खानदान के लिए, अमीर परिवारों के लिए ये सामान्य बात थी कि उनके जो बच्चों की देखरेख है वो नौकर ही करते थे और उनको ही रात को कहानियां सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर हमारे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके बाल और दाढ़ी भूरे रंग की थी, चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था, सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाता था। ऐसा ही नौकर उनके यहाँ भी था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसकी बाल और दाढ़ी भूरे रंग की थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां भी थी और वो बहुत गंभीर स्वभाव का था, बहुत कम बातें करता था। और लेखक ने सुना था कि वह पहले किसी स्कूल में पढ़ाता था। छुआछूत के मामले में वह बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। वह छुआछूत में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। जैसे वो नहाने के लिए तालाब में भी जाता था तो जो आसपास का पानी था पहले उसे 5-6 बार इधर उधर हटाता था, फिर नहाता था। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे ना लग जाए। और जब लौटता था वह नहाकर तो वह इतनी सावधानी से चलता था कि कोई उसे छू ना ले, कोई गंदगी उसके पैरों पे ना लग जाए। इस तरीके से वो सावधानी से चलता था। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। ब्रजेश्वर गंभीर तो था पर खाने के मामले में वह बहुत लालची था और बच्चों को बहुत कम खाना देता था। वह दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता तुम्हें और चाहिए। उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं ना ही कहता। एक बार ना कहने के बाद हाँ कहने का मौका नहीं देता। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे, मुझे तो पसंद ही नहीं था। जब भी ब्रजेश्वर खाना बनाता था, जैसे वह पूरी बनाता था, तो वो दूर बैठकर ही पूछ लेता था कि तुम्हें और चाहिए क्या, क्योंकि वो इस तरीके से पूछता था कि लोग मना ही कर दें तो लेखक हमेशा मना कर देता था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जब लेखक एक बार मना कर देता था तो दोबारा ब्रजेश्वर उनसे नहीं पूछता था कि एक और ले लो। उनका जो नौकर था ब्रजेश्वर, उसे दूध भी बहुत पसंद था। लेखक का जो दूध बचता था, लेखक जो दूध नहीं पीता था, वह ब्रजेश्वर ही पीता था। इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं वह मैं नहीं जानता था। जब कभी स्कूल जाने का मन ना होता तो पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी, मुस्कुराकर कहती थी स्कूल मत जाओ। इस तरह कम लेखक की जो खुराक थी वह कम थी,
पर वह कमजोर नहीं था, वह ताकतवर ही था और लेखक कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं उसे नहीं पता था और जब भी स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो लेखक पेट दर्द के बहाना कर दिया करता था, पर उसकी माँ ऐसे मुस्कुराकर उन्हें कहती थी कि स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियां भी सुनाते थे। इन कहानियों के आधार पर वे हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते, फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। जो नौकर ब्रजेश्वर था वो उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहानियां भी सुनाता था और कहानियों के आधार पर उन्हें डराता भी था। जैसे जब भी नौकर को बाहर जाना होता था तो वह लेखक को खिड़की के पास बैठा देता था और उसके चारों तरफ चौक से, खड़िया मतलब चौक, चौक से लकीर खींच देता था और फिर डराकर कहता था कि इससे बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें पता है कि जैसे सीता जी ने लकीर पार की थी, लक्ष्मण की खींची रेखा पार करी थी, तो उनका क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था ना, याद है ना। तो नौकर उन्हें ऐसे ही डराता था कि अगर तुम इस लकीर के बाहर निकलोगे तो तुम्हें भयानक राक्षस पकड़कर ले जाएगा, जैसे सीता जी को ले गया था। मुझे घेरे में बंद करके नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया, फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। उस घेरे में बंद करके नौकर अपने काम के लिए चले जाते थे और लेखक खिड़की से बाहर देखता रहता था, कभी तालाब को, कभी बड़े से बरगद के पेड़ को, और अपनी यादें बुनता रहता था। वहीं से लेखक ने चीजों को ध्यान से देखना सीखा था। जब लेखक थोड़े बड़े हुए तो उन्हें फिर नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया और फिर वह अपने भाई बहनों के साथ उन्हें मिलने का मौका मिलने लगा। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने पिता की 14वीं संतान थे, तो उनके जो भाई बहन थे उनके भी बच्चे हो गए थे, तो उनके जो भतीजे थे वो उनसे भी बड़े थे। उनके साथ का एक लड़का था सत्य और सुमेंद्र, दो लड़के थे जो उनके साथ के थे, जिसमें सत्य उन्हें हमेशा डराता रहता था कि शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना, पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है। सत्य कहता, लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक है, वहां रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। तब लेखक को बहुत आश्चर्य होता कि मैं वहां पर क्यों नहीं जा सकता, मेरे पिताजी वहां पर रहते हैं, वहां पर उनका घर है। तो सत्य उन्हें कहता कि रेलगाड़ी का जो सफर है बहुत खतरनाक होता है और रेलगाड़ी लोगों को इधर उधर फेंकती हुई चलती है। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी। जब लेखक बड़े हुए तो उन्होंने पहली बार वो रेलगाड़ी से शांति निकेतन गए और जब उन्होंने रेल की यात्रा की तो उन्हें पता लगा कि रेल की यात्रा वैसी डरावनी या वैसी भयानक नहीं थी जैसे सत्य ने उन्हें डराया था। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी ना आ पाए, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। लेखक को घर पर पढ़ाने एक मास्टर जी आते थे जब वह 8 साल के थे। एक बार बारिश का मौसम था और सड़कों पर पानी भरा हुआ था, तो लेखक को लगा कि शायद बारिश का पानी भरा हुआ है तो मास्टर जी आज नहीं आए, पर उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि सड़क के मोड़ पर ही उन्होंने देखा कि उनके मास्टर जी आ रहे हैं। और उन्होंने कैसे पहचाना कि मास्टर जी का जो छाता था वो जहां से फटा हुआ था उस पर एक पैबंद लगा हुआ था, उस पर एक स्टिकर कहते हैं कि उसको जोड़ रखा था किसी कपड़े से। अब कोई उपाय नहीं था, मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। अब लेखक के पास कोई उपाय भी नहीं था और उसे नींद भी आने लगी थी और मास्टर जी के जाते ही लेखक की नींद गायब हो गई। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र की गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। अंत में मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए।
उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। जब शुरू शुरू में लेखक छोटा था तो उसका स्कूल जाने का बहुत मन करता था। जब सत्य और सोमेंद्र को स्कूल जाते हुए देखता था वो गाड़ी से, तो वह बहुत रोता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। बाद में लेखक को भी स्कूल भेजा गया। तब मास्टर जी बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो और बाद में जब तुम स्कूल जाओगे तब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। और सचमुच वह दिन आ गया जिस दिन लेखक को स्कूल भेजा गया, तो स्कूल से उन्हें नफरत हो गई, क्योंकि हमेशा लेखक खुले में पढ़े हैं, पर स्कूल में एक कक्षा में बंद होकर उन्हें पढ़ना पड़ता था, जो उन्हें बहुत खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था। लेखक हमेशा सोचते रहते कि स्कूल से वह छुट्टी कैसे लें। अलग अलग आइडिया सोचते रहते थे कि वो स्कूल से कैसे छुट्टी लें। वहां पर एक मुंशी जी थे जो उन्हें अरबी और फारसी पढ़ाते थे, तो लेखक उनसे मिन्नतें करते रहते कि उनकी क्लास टीचर को छुट्टी की अर्जी दे दें। लेखक को स्कूल में विज्ञान, साइंस और पेंटिंग में बहुत मजा आता था। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वह कविताएं पढ़ी और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुराए। उन दिनों लेखक कविता भी लिखने लगे थे और कॉपी में वो कविता लिखकर अपनी जेब में लिए फिरते। जब सत्य और सोमेंद्र ने उनकी कविताएं पढ़ी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनके अध्यापकों ने पढ़ी तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी और लेखक लेखक की तारीफ भी करी। जब उनके पिताजी ने ये कविताएं पढ़ी तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी और वो मुस्कुराए। स्कूल से अरुचि होने के बाद भी मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। स्कूल में जाने का मन नहीं करते था लेखक का, फिर भी उनकी पढ़ाई चलती रही और उनको घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान ये सब चीजें सिखाई जाती और उनको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी जोर दिया जाता। संगीत भी उनके घर में सिखाया जाता था। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी। यह सब देखकर हमें बहुत मजा आता। उनके घर पर अलग अलग लोग आते रहते थे। जैसे कोई भालू का नाच दिखाने वाला आ गया, कोई सांप का खेल दिखाने वाला आ गया। ये सब देखकर लेखक को बहुत मजा आता था। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बंगला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को भी चुराना पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते तो मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। लेखक को पुराने धर्म, परंपराओं, रीति रिवाजों को पढ़ना और उनका आदर करना सिखाया जाता था। लेखक को शुरुआत से रामायण और महाभारत तो पढ़ना अच्छा लगता ही था और जब वो बड़े हुए तो उन्हें बंगाली पुस्तक पढ़ने का भी इंटरेस्ट जागने लगा, रुचि जागने लगी। उनकी जो किताबें थी, जो बंगाली पुस्तकें थी, वो सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थी और जिसकी चाबी उनकी चाची के साड़ी के छोर से बंधी रहती थी। तो कभी कभी उन किताबों को पढ़ने के लिए लेखक को उन चाबियों को चुराना पड़ता था। जब भी उनके पिताजी बाहर गए होते थे तो वह चुपचाप उनके कमरे में घुस जाते और उनकी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगते। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनाकर और सिर मुंडाकर कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं केवल इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर से स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? जब लेखक 12 वर्ष के हुए तो उनका उपनयन संस्कार किया गया। उनको ऑरेंज कलर के, केसरिया मतलब ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए गए, उनका सर मुंडाया गया और उनको गायत्री मंत्र का जाप कराया गया।
ये सब जाप कराने में, ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आया, पर उन्हें इस बात से तकलीफ थी कि वह मुंडे हुए सर से स्कूल कैसे जाएंगे। पर उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें कुछ महीनों के लिए अपने पास बुला लिया था। घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नजदीक आने का ये पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे छोटे काम करने को कहते, मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। ये पहला मौका था जब लेखक घर से बाहर निकलकर यात्रा करने पर गए, और अपने पिताजी के साथ रहने के लिए भी उनका ये पहला मौका था। उनके पिताजी उन्हें छोटे मोटे काम करने को भी कहते थे, जैसे घड़ी में चाबी भरना, पैसों को संभालना और भिखारियों को भीख देना। वहीं मुझे ये भी पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता। मेरी नीली नोटबुक फट गई थी, अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली नई नोटबुक आ गई थी। और वहीं लेखक को एहसास हुआ कि शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां वह कविताएं लिख सके, क्योंकि वहां पर पूरी शांति थी। वह बगीचे में बैठकर नारियल के पेड़ के नीचे अपने पैर फैलाकर कविताएं लिखते, और अब उनके पास नई नोटबुक, नई कॉपी भी आ गई थी। कुछ दिनों के बाद हम अमृतसर आए, वहां 1 महीना ठहरे। पिताजी ने मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत और खगोल विज्ञान पढ़ाते। वे सादा सादा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ा सांको में हम लोग उनसे डरते थे। कुछ दिनों बाद लेखक अपने पिताजी के साथ अमृतसर गए। वहां पे वो 1 महीना रुके, जहां पर उनके पिताजी ने उन्हें अलग अलग भाषा सिखाई, अलग अलग भाषा और विषय सिखाए। उनके पिताजी सादा खाना खाते थे, जो उन्हें भी अच्छा लगता था, और उन्हें इस यात्रा के दौरान उन्होंने जाना कि उनके पिताजी से जो वो डरते थे, वो इतना, मतलब उनके पिताजी का उनको दूसरा ही रूप देखने को मिला। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाता था। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में भाई ज्योतिरेंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरेंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। घर जब लौटे लेखक, तो उन्होंने अपने यात्रा के किस्से सबको सुनाए। उनके बड़े भाई थे ज्योतिरेंद्र और उनकी भाभी थी कादम्बरी। वो उनको कविता लिखने में मदद करते थे। जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो उनकी बड़ी बहन सौदामिनी ने उनका ध्यान रखा। ज्योतिरिंद्र, जो उनके बड़े भाई थे, उनको नाटक और संगीत के अलावा घुड़सवारी और तैराकी में भी रुचि थी, तो वो लेखक को भी सिखाते थे। एक दिन वो किराए का टट्टू ले आए, मतलब किराए का एक घोड़ा ले आए, जिस पर लेखक चढ़ गए। और वो सिर्फ इसलिए नहीं गिरे क्योंकि उनके दादा को पूरा भरोसा था कि लेखक घुड़सवारी कर लेंगे। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखते थे, नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच में जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने ये गीत लिखा है। जो उनके भाई थे वो नाटक लिखते थे, और नाटक के बीच में जो गीत लिखे जाते हैं वह टैगोर जी लिखते थे। जब नाटक के बीच में वे गीत गाए जाते थे तो सबको बहुत आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी सी उम्र के लड़के ने इतने सुंदर गीत लिखे हैं। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहां मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। अब लेखक 16 साल के हो गए थे और उनके भाई बहन उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। उनके भाई सत्येंद्र नाथ ने कहा कि उनको आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, जिसमें उन्हें 12वीं की परीक्षा पास करके कानून की पढ़ाई करनी थी, और उससे पहले उन्हें मॉडर्न बनाना था, आधुनिक बनाना था और चुस्त मतलब एक्टिव बनाना था। इसलिए वो सत्येंद्र दादा के पास रहे अहमदाबाद। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद लेखक को इंग्लैंड रवाना होना था। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे मैं पूना नाम की समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ।
20 सितंबर 1878 की शाम को 5 बजे लेखक समुद्री जहाज जिसका नाम पूना था, मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने कैबिन में जाकर लेट गया। जैसे जैसे समुद्र में जहाज आगे बढ़ रहा था तो लेखक को लग रहा था कि वे अपने बचपन भी पीछे छोड़ जा रहे हैं, और इस यही सोचकर वो डेक से हट गए और अपने कैबिन में जाकर लेट गए। शब्दार्थ: नर्सरी मतलब बच्चों की देखभाल करने के लिए बनाया गया स्थान। संजोना मतलब क्रम से रखना या सजाना। पैबंद फटे हुए कपड़े के ऊपर सिला गया कपड़े का टुकड़ा। उपनयन संस्कार में क्या होता है? योगोपवीत संस्कार। इसमें 5 वर्ष की आयु में विद्यार्थी बनने के लिए किया गया संस्कार। खुदरे पैसे मतलब छुट्टे पैसे। टट्टू छोटे छोटे कद का घोड़ा। देहात ग्रामीण क्षेत्र। डेक पानी के जहाज की छत, और जेटी पानी के जहाज पर चढ़ने उतरने का घाट। अभ्यास: पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। स्वभाव, भयानक, शिक्षक, घुड़सवारी, लालची, बरसात, कविता, टट्टू, ताकतवर, विनती, संस्कार और जहाज। पाठ ज्ञान: सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। लेखक के नौकर का क्या नाम था? लेखक के नौकर का नाम था ब्रजेश्वर। सत्य किसे मौत का फंदा बताता था? सत्य रेलगाड़ी को मौत का फंदा बताता था। शुरू शुरू में लेखक को कहाँ जाने का बहुत मन करता था? शुरू शुरू में लेखक को स्कूल जाने का बहुत मन करता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक के नौकर का नाम क्या था? ब्रजेश्वर। लेखक डैश किसे कहते हैं? जानता भी ना था। लेखक किसे कहते हैं? क्या चीज नहीं जानता था लेखक? पेट दर्द किसे कहते हैं? लेखक नहीं जानता था। लेखक अपने पिता की 14वीं संतान था। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? लेखक के बड़े भाई का नाम था सत्येंद्र, या यहाँ पे आप ज्योतिरिंद्र भी लिख सकते हैं। लेखक की बड़ी बहन थी सौदामिनी। लेखक की बड़ी बहन थी। लेखक की भाभी का नाम क्या था? कादम्बरी। किसने कहा? छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। ये कहा था ब्रजेश्वर ने। शांति निकेतन कभी मत जाना, यह सत्य ने कहा था। क्यों नहीं जाना? पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है। ये लेखक ने कहा था, या फिर हम लिख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। ये मास्टर जी ने कहा था। लिखने का कौशल। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसके चेहरे की चमड़ी सूखी हुई थी, स्वभाव से गंभीर था, छुआछूत के मामले में गंभीर था, सोच समझकर बातें करता था, नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता कि कोई छूत उसे ना लग जाए। यह पंक्तियां लेखक के नौकर ब्रजेश्वर के व्यवहार को बताती हैं, उसके बारे में बताती हैं कि लेखक के जो नौकर थे ब्रजेश्वर, वो बहुत बूढ़े थे, उनके बाल और दाढ़ी भूरी थी, उनकी जो चमड़ी थी, चेहरे की जो त्वचा थी वो सूखी थी, जिसपे झुर्रियां पड़ी हुई थी। स्वभाव से वो बहुत ज्यादा गंभीर थे और वो छुआछूत मानते थे। वो बहुत कम बोलते थे और सोच समझकर बातें करते थे। जब वह लौटते थे, नहाकर लौटते थे, तो वह इतनी सावधानी से चलते थे कि कोई भी उन्हें छूत ना लग जाए, कोई भी उन्हें छुए ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्रजेश्वर लेखक को खाना कैसे खिलाता था?
ब्रिजेश्वर ने लेखक को इसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्रिजेश्वर लेखक को खाना कभी भी पूरा नहीं परोसता था। ब्रिजेश्वर खाने के मामले में बहुत लालची था और जब भी उसे पूछना होता तो वह ऐसे पूछता था, उसके पूछने का अंदाज ऐसा होता था कि जैसे कि कोई भी मना कर दे। लेखक का बचा हुआ दूध और वो ब्रिजेश्वर ही पीता था क्योंकि उसे दूध बहुत पसंद था। शांति निकेतन जाने की बात पर सत्य लेखक को कैसे डराता था? शांति निकेतन जाने की बात पर सत्य लेखक को कैसे डराता था? सत्य लेखक से कहता कि शांति निकेतन कभी मत जाना, वह मौत का फंदा है, रेलगाड़ी जो है वह मौत का फंदा है, वह इधर उधर लोगों को फेंकती हुई चलती है। लेखक के स्कूल जाने की जिद पर मास्टर जी ने क्या कहा? लेखक के स्कूल जाने की जिद पर मास्टर जी ने कहा कि तुम अभी स्कूल जाने के लिए रो रहे हो और वह दिन दूर नहीं है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। लेखक की किस योजना पर सभी को आश्चर्य होता था? कौन सी योजना पर लेखक की सभी को आश्चर्य होता था? लेखक के भाई ज्योतिरिंद्र उनको नाटक के बीच में गाए जाने वाले गीत लिखवाते थे। जब नाटक के बीच में वो गीत बजते थे, गीत गाए जाते थे तो सभी को आश्चर्य होता था कि इतनी कम उम्र में इतने सुंदर गीत कैसे लिख सकते हैं। पिता के साथ यात्रा के दौरान लेखक को क्या सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ? पिता के साथ यात्रा के दौरान लेखक को बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। लेखक के पिताजी उन्हें छोटे छोटे काम कराते थे, जैसे घड़ी में चाबी भरना, खुदरे पैसों को संभालना, भिखारियों को भीख देना। उन्होंने उन्हें बहुत सारे विषयों के बारे में भी बताया, जैसे विज्ञान, चित्रकला, बंगाली, इन सभी विषयों के बारे में बताया जो कि लेखक को अपने पिताजी से सीखने को मिला। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। यह कथन लेखक की किस मनोस्थिति को प्रकट करता है? यह कथन लेखक की इस मनोस्थिति को प्रकट करता है कि लेखक बहुत निराश था क्योंकि उन्हें भारत छोड़ के इंग्लैंड जाना पड़ रहा था। उन्होंने अपनी उम्र के 16 साल यहीं पर गुजारे थे और अब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ रहा था। इसलिए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भारत के साथ साथ अपना बचपन भी यहीं पर छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।